₹2 टमाटर ₹2 काव्य 50 किलो फ्री ₹2 नमस्कार। भंगार बाटली वाले। कितनी प्रो साउंड कर रही हो तुम, मतलब एकदम। तुम मेरे को 50 रुपए किलो पे बेचोगे तो मैं भी तुम्हें भंगार के भाव पे बेच मैंने दूंगी। बोला 50 किलो पूरा फ्री। नमस्कार, मैं हूं केतन सिंह और ये हमारा शो जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी खुशियों की डॉक्टर और काउंसलर काव्यल सेदानी। आज ना बड़ी ऐसे मिक्स्ड वाली फीलिंग आ रही है। दुख तो हो ही रहा है लेकिन साथ में खुशी भी है। दुख इस बात का है कि हमारा लास्ट एपिसोड है आज आप लोगों के साथ, और खुशी इस बात की है कि हमने साथ मिलकर कितना कुछ सीखा इतने दिनों में। I know Ketan, I know exactly what you mean. And yes, finally हम आ गए हैं हमारे अपने युवा उद्यम कौशल शो के अंतिम एपिसोड पर। काउंटडाउन का ये लास्ट एपिसोड है, लेकिन जाने से पहले मैं लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारे शो को देखा, हमारे शो को सराहा और हमारे पूरे 25 शो की जर्नी में आपने हमारा साथ निभाया, तो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। यस, मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। वी आर अ फैमिली नाउ। आप लोग हमारे उतार चढ़ाव और हमारे बदलते रंग रूप में हमारे साथ ही थे। हमारी पूरी युवा उद्यम कौशल शो की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने कुछ नए कौशल सीखे और कुछ नए आइडियाज से हाथ मिलाया। तो काव्यल जी, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? डिजाइन थिंकिंग स्किल्स, स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जाना, क्लाइमेट चेंज कितना सीरियस मुद्दा है उसे समझा, इतने सारे युवा उद्यमों की कहानी देखी, उनका संघर्ष जाना, उनसे नए आइडियाज सीखे। हाँ, और तुमने हिंदी भी सीखी। वो तो है, डेफिनेटली। सही कहा केतन। इस बात पे मैं कहना चाहूंगी कि क्या टाटा। ये मारती है। मैंने भी तो इतनी अच्छी अंग्रेजी सीखी ना तुम्हारे साथ बैठ के, और फैशन के बारे में भी कितना कुछ सीखने को मिला कि बालों को चिमटे से पकड़ के गरम करके ऐसे ऐसे घुमाओ तो ऐसे गोल गोल ऐसे हो जाते हैं। ओके फाइन, यस यस यस, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और बहुत अच्छे टीचर हो आप। थैंक यू फॉर दैट। लेकिन मैं हमारे इस शो को इतने जल्दी ऐसे ऐसे खत्म नहीं हो जाने दूंगा। इट कांट हैपन, नो शट अप। मुझे बताओ कि हमारे थर्ड लास्ट एपिसोड में क्या था? जैसे रिकॉल करते ना, क्या था थर्ड लास्ट एपिसोड में? क्या था थर्ड लास्ट एपिसोड? था डू इट योरसेल्फ, एंड सेकंड लास्ट था डू इट फॉर एवरीवन। तो नंबर 1 क्या था? नंबर 1 है जो जान के तुम्हें अच्छा लगेगा। ऑलराइट, महिलाएं नेतृत्व करें, एग्जैक्टली जैसे इस शो में मैं लीड करती हूँ। बाहर से जो ट्रैवलर्स आती हैं तो उनको अपने देश के बारे में बताना कि हम लोग कैसे रहते हैं। हमारी जासूसी का उसूल है, आदमी हम वो हायर करते हैं जो भीड़ में जाके मिक्स हो जाए, पता ही ना चले, वो भीड़ का हिस्सा बन जाए। अगर आप किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, आपको बिलीव करते रहना चाहिए एंड ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कुछ भी कर सकती हैं मेरे देश की बेटियां, तो मुझे लगता है कि अगर ये फाइट आपको अपने परिवार के अंदर करनी पड़े अपने राइट के लिए तो कीजिए। विदाउट नॉलेज आ जाओ, यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। बस ये जानो कि एक डांस फॉर्म है, आओ करो, फील करो इसमें कितना खुशी मिलता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रोड पे चल रहे हैं। क्या जबरदस्त वीडियोस थी। विमेन पावर, नारी शक्ति। लेडीज। ओके। वैसे विमेन पावर के बारे में तो मुझे और देखने वालों को पहले एपिसोड से ही पता था, फिर लास्ट एपिसोड में इसकी बात स्पेशली क्यों करे केतन? क्योंकि लास्ट में वही बात की जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो और जो हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए ऐसा बैठ जाए, बिल्कुल मतलब कुंडली मार के सांप की तरह। So sweet, that is such a nice thought. हमने कई बार बोला है, याद रखना, कोशिश करना, भूलना मत, इसे इंक्लूड करना, ये सही है वो गलत है, बट आज मैं साफ साफ बोलना चाहती हूँ,
हमें महिलाओं को इक्वल राइट्स देने होंगे। हमें महिलाओं और लड़कियों को किसी भी काम में लड़कों से कम नहीं आंक सकते। पहले का टाइम और आज का टाइम बहुत अलग है। आज लड़कियां हर फील्ड में बराबर हैं और आज के टाइम पर हमें हमारी इस धरती को बचाने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। लड़का लड़की सबको साथ चलना होगा और खासकर आपको और हमको यानी कि युवाओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा हो और महिलाएं अपना खुद का काम या नौकरी अच्छे से कर सकें। धन्यवाद ये बोलने के लिए और हाईलाइट करने के लिए काबिल। और क्या आपने ये बात रियलाइज की है कि शुरुआत से ही हमारे हर ग्राफिक नॉवल में महिलाओं ने कितने इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। हमेशा कुछ नया और इनोवेटिव आइडिया डिस्कस किया है हमने, जो महिलाओं की वजह से ही सक्सेसफुल बना। और लोग सोचते हैं कि लड़कियां क्या काम करेंगी, अरे तो लड़कियां, अरे रहा घर पे चूल्हा चक्की करो। लड़कियां चाहे तो दुनिया हिला के रख सकती है, माँ कसम आई शपथ। वाह वाह वाह, थैंक्स केतन। और बोलो, ऐसे सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। और बोलो ना। नहीं एक्चुअली रहने दो। एक्चुअली हमारे साथ ना 2 और लोग जुड़े हैं जिनके कुछ सवाल हैं, पहले उन्हें सुनते हैं। हाय, DIY यूथ स्किल शो। मैं अविनाश 11th क्लास का छात्र हूँ। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो? मेरा पहला सवाल, जीवाश्म ईंधन और बायोगैस के बीच में क्या अंतर है? अविनाश, जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल एक प्राकृतिक फ्यूल है जो करीब 65 करोड़ साल पहले जीवों के जलने और दबने से बना था। इसको हम लोग पेट्रोल, डीजल और घासलेट यानी कि केरोसिन के नाम से जानते हैं। वहीं बायोगैस जो है ना, वो बायोमास जैसे कि लकड़ियों से, फसलों के भूसे से, ह्यूमन वेस्ट से, इन सारी चीजों से बनाया जाता है। बायोगैस फ्यूल जो होता है वो जीवाश्म फ्यूल से ज्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा मिलती है और हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि पर्यावरण को ये दूषित भी नहीं करता। हाय, DIY यूथ स्किल शो। मैं रश्मि, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं मधुबनी से हूँ। मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न करने हैं, क्या आप लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं? तो मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या लड़कियां हर तरह का काम कर सकती है, जैसे बायोगैस कंपनी शुरू करना और इंजीनियर बनना इत्यादि? गांव के लोगों को बायोगैस अपनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकता हूँ? पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छ ऊर्जा कंपनी जलवायु परिवर्तन को कम करने में कैसे हमारी मदद कर सकती है? रश्मि जी, इसका आंसर आपको मेरे स्क्रीन पर आते ही मिल गया होगा। देखो, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं इस टीवी शो को को-लीड कर रही हूँ और आपसे और करोड़ों लोगों से बात कर रही हूँ। हम लड़कियाँ चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। रश्मि जी, अपना बायोगैस प्लांट शुरू करना, उसके लिए आप उसके बारे में पढ़े, सीखना होगा आपको, थोड़ा सा लोगों से बातें करनी होंगी, थोड़ी टेक्निकल नॉलेज लेनी होगी। वैसे आप हमारे आज के शो में बने रहिए क्योंकि आगे आपके सवालों पर आधारित एक ग्राफिक नॉवल आने वाला है। उसे देखकर आपको और भी नॉलेज प्रेरणा मिल जाएगी। आपके प्रश्नों के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप सभी कभी भी सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। यही है उद्यमी की असली पहचान। जैसे कि हमने पहले बोला था, हमारा आज का सेकंड ग्राफिक नॉवल एक और यंग वुमन एंटरप्रेन्योर के बारे में है जिनको एहसास होता है कि उनके गांव में एक खराब बायोगैस प्लांट है जिसे फिक्स करके उसमें सुधार करवा के एक अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। और अपने गांव का बायोगैस प्लांट फिक्स करते करते उन्हें समझ आता है कि पूरे ग्रामीण भारत में ऐसे हजारों बायोगैस प्लांट्स हैं जिनको फिक्स करने की जरूरत है। कमाल है कैसे अपने गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते वो पूरे ग्रामीण भारत की प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे और इतने सारे लोगों को रोजगार देने के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के लिए भी कितना कुछ अच्छा काम किया उन्होंने। चलिए देखते हैं हमारी आज की ग्राफिक नॉवल। सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं बल्कि अपने और अपने मिशन पर विश्वास करने से आती है। समस्तीपुर बिहार में एक छोटे से बंजर पहाड़ी के बगल में एक छोटा गांव है। जमीन सूख चुकी है और फसलें मुरझा रही हैं।
गांव को सूखे का सामना करना पड़ता है और खाना पकाने के लिए बिजली और ईंधन की कमी है। गांव के स्काउट और गाइड समाज के लीडर सफीरा और किशलय कक्षा 11 विज्ञान के 2 छात्र हैं। उनके पास अपने गांव को प्रदूषण, प्लास्टिक और कचरे से मुक्त करने की योजना है, जिससे गांव जूझ रहा है। सफीरा उत्साह से कहती है, स्काउट गर्ल्स, क्या आप कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं? हमें अपने आसपास की समस्याओं को हल करना होगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी होगी। स्काउट्स एंड गाइड्स ने पहाड़ी पर बीज रोपण शुरू किया। इस बीच सफीरा के घर में उसकी माँ महीन, एक किसान, उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है क्योंकि वह खाना बनाते समय जलती हुई लकड़ी के धुएं में सांस लेती हैं। उनके पिता मीर, एक लोहार, ने फैसला किया कि वे जल्द ही गांव छोड़ देंगे क्योंकि सब गांव छोड़कर जा रहे हैं और धंधा मंदा पड़ा है। क्या गांव को छोड़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है? सफीरा सोचती है। तभी उसका फोन बीप करता है और एक खबर के साथ, बायोगैस ईंधन युवाओं के खेती के सपने को सच करेगा। यही उत्तर की तो मुझे तलाश थी। स्काउट्स ने अपने गांव में बंद पड़ी बायोगैस प्लांट को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। गांव के बुजुर्ग उनके विचार का विरोध करते हैं और उन्हें रोकते हैं। स्काउट्स हार नहीं मानते। वे अपने मिशन को जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें अपने विचारों पर विश्वास है। युवा मित्र एक क्षेत्र शोध यात्रा पर निकलते हैं। वे उस गांव जाते हैं जो सुर्खियों में है और वरिष्ठ सेवानिवृत्त वैज्ञानिक सिन्हा से मिलते हैं, जिन्होंने इस गांव में बायोगैस प्लांट स्थापित करने में मदद की थी। सिन्हा की मदद से युवा स्काउट्स ने पूरे गांव की रैली की ताकि उन्हें मरम्मत और मदद मिल सके बायोगैस प्लांट को पुनर्जीवित करने में। ग्रामीणों का कहना है कि सफीरा, किशलय और युवा स्काउट गांव में स्वच्छ और सस्ती गैस लाए हैं। बायोगैस प्लांट बिजली पैदा करने के लिए पर्याप्त गैस पैदा करता है और वह आसपास के गांवों को भी बेची जा सकती है। लड़कियों को देश के ऊर्जा मंत्रालय से एक टेलीफोन आता है। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है कि आपको देश भर के कस्बों और शहरों में अपना व्यवसाय के मॉडल को दोहराना है। लड़कियों ने अपने और अपने मिशन पर विश्वास किया और अब उन्हें सफलता मिली। उन्होंने यह भी सीखा कि कभी-कभी खुद की मदद करने से पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों? समाज की समस्याएं सुलझाने के लिए तैयार हैं? सुपर्ब! सफीरा कितनी बहादुर लड़की है। जो सफीरा ने किया वो करना इतना आसान नहीं। पूरे गांव को मनाना और उनको एक साथ लेकर खराब बायोगैस प्लांट को दोबारा चालू करवाना कमाल की बात है। यस, एंड रियलिटी ये है कि इंडिया में 100 से भी कम फुली ऑपरेशनल बायोगैस प्लांट्स हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने रिसेंटली ही कहीं पढ़ा है कि गवर्नमेंट 2023 तक 5000 नए बायोगैस प्लांट्स लगाना चाहती है ताकि एक सस्टेनेबल विकल्प मिल सके एक किफायती यातायात स्कीम के लिए। मेरे भी गांव में एक ताऊ जी हैं। क्या बताएं, मतलब हमारे गांव का बायोगैस प्लांट उतना गैस नहीं बनाता जितने हमारे ताऊ जी अकेले बना लेते हैं। लेकिन एनीवेज, जो तुमने बात की, पता है आप लोगों को कि ये बायोगैस प्लांट उपयोगी कैसे है? मैं बताता हूं। गुजरात के पाटन डिस्ट्रिक्ट में मेथण गांव है। यहां पर हर साल 500 मेट्रिक टन फ्यूल वुड यानी लकड़ियों का ईंधन बचाया जाता है बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल करके। ये ऐसा पिछले 15 सालों से कर रहे हैं और इसी गांव में इंडिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट भी है। क्या बात है! बायोगैस की खासियत यही है कि हजारों लोगों के काम आ सकता है।
इसका सेटअप इजी है, ये मोस्टली वेस्ट मटेरियल्स यूज करता है, हमारे पैसे बचाता है और सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट को भी बचाता है। बिल्कुल, लेकिन काव्यल नहीं, वो वक्त नहीं आया, अब तक मत रो केतन, वो वक्त अभी तक नहीं आया, वो वक्त अभी तक नहीं आया। क्या हम लोगों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है? नहीं, अभी तक नहीं, अभी एक स्टोरी बाकी है। मैं आपको एक बड़ा संकेत दूंगी। आपने आज के शो की शुरुआत से ही सही उत्तर देखा है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सवाल है। हमने जो स्टोरीज दिखाई वो काफी रूरल स्टोरीज थी। What about a sustainable urban enterprise? एक पर्यावरण हितैषी शहरी उद्यमी, उनका क्या? गुड क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन टच माय हार्ट। मैं तो कहता हूं कि मतलब शहरी उद्यमी के लिए 25 शो और बना डालते हैं। Let's do it यार, है ना? Let's do it। वैसे शहर में स्टार्टअप कॉस्ट ज्यादा होती है। स्पेस, साधन, मैन पावर यानी श्रम शक्ति, सब कुछ ज्यादा महंगा होता है। सबसे पहले तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जगह लेनी होगी जो कि महंगी है। उसके लिए आपको शायद लोन लेना पड़े और उसमें रिस्क है। अगर काम नहीं चला तो वो पैसा जो है बुड़बुड़ाते हुए डूबेगा। साथ ही साथ एक जानकार टीम, साधन, वेतन, सबका एक अतिरिक्त खर्च है। और यार शहर में ना ऑलरेडी काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो रोज सुबह काफी जल्दी उठते हैं, होलसेल मार्केट से सामान लाकर उसको मार्केट में बेचते हैं। उनकी तो कोई टीम भी नहीं है, एक्चुअली सिर्फ 1 या 2 महिलाओं से बनाया हुआ उद्यम व्यापार। आप समझे वैसे कि मैं किन एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ? नहीं, अरे आप इन्हें रोज देखते हैं, वो भी हर जगह। जी हाँ, स्ट्रीट कार्ड्स। अब समझ में आया कि काव्यल किसके बारे में बात कर रही थी और हमें हिंट दे रही थी, जिसे हम आम जबान में कहते हैं ठेला चलाना। आपको क्या लगता है हम ठेले पे क्यों बैठे हैं? यही तो सबसे बड़ा हिंट है। ताजे फलों से लेकर सब्जियों तक, स्नैक्स से लेकर घर के सामान तक, ठेलों पर सब बिकता है। और क्योंकि इनको दुकान का किराया, बिजली का बिल या मैन पावर कॉस्ट नहीं उठाना पड़ता, इसीलिए स्ट्रीट कार्ट्स पर सामान हम किफायती दाम पर खरीद सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा ठेले हैं और भारतीय शहरों का 4% कर्मचारियों की संख्या जो है वो स्ट्रीट कार्ट चलाती है या उनमें काम करती है, और इनके कारोबार की कुल बिक्री लगभग, दिल थाम के बैठो, 80 करोड़ प्रतिदिन है। व्हाट? हाँ, तो मैं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके एक्टिंग, रेडियो, ठेला वेला लगाऊं? एनीवेज, वैसे स्ट्रीट कार्ट्स भारत की जान है और ये इतना आसान भी नहीं है। हर रोज सुबह एक ही समय, एक ही जगह पर, बिना किसी दिन गोची मारे आपको स्ट्रीट कार्ट लाना है, क्योंकि आपके कस्टमर्स आप पर निर्भर करते हैं। साथ ही साथ आपको बदलाव को गले लगाना होगा। सीजन के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स बदलने हैं। लोगों के मूल्य की आवश्यकता के हिसाब से आपको कार्ट में प्रोडक्ट्स रखने हैं और लोगों की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को भी बदलना है। जैसे कल मैंने नारियल खरीदा और मैंने उस स्ट्रीट कार्ट यानी ठेले वाले पर पेमेंट जो है डिजिटली की अपने मोबाइल से। उसके पास बाकायदा था ऐसे वो गूगल पे का आता है ना वो QR कोड। That's damn good यार। वैसे आई होप कि तुमने नारियल पानी के साथ वो प्लास्टिक की स्ट्रॉ नहीं यूज किया। नहीं, ऐसे तो पेपर वाला स्ट्रॉ खुद ही सामने से देता है, लेकिन मैं उसको भी उसे वापस देकर ना मुंह लगा के सीधे पीता हूँ। एक्सपेक्टेड। आई लव किसिंग द नारियल। एक्सपेक्टेड, क्योंकि प्लास्टिक का ना इस क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा हाथ है
और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी अपने बिजनेस से प्लास्टिक को दूर करें और जितना हो सके पेपर स्ट्रॉज, जूट बैग्स, केले के पत्ते, इन सब को इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही कह रही हैं। आप भी अपने शहर में एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आई थिंक सबसे अच्छा तरीका एक स्ट्रीट कार्ट है। स्ट्रीट कार्ट के जरिए आप अपने ग्राहक तक खुद पहुंच सकते हो और ठेले में निवेश सीमित है और जो कस्टमर्स हैं यानी कि आपके ग्राहक वो असीम है। तो अगर आपके पास भी कोई आइडिया है अपना ग्रामीण या शहरी उद्यम शुरू करने का और स्पेशली कोई स्ट्रीट कार्ट सेटअप करने का जो सस्टेनेबल हो और जिसमें प्लास्टिक का बिल्कुल यूज ना होता हो, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर छोटी सी 1 मिनट की वीडियो व्हाट्सएप करके जरूर भेजिएगा। अपना आइडिया बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। चलिए इसी बात पर हम आज का हमारा अंतिम ग्राफिक नॉवेल देखते हैं, इस युवा उद्यम कौशल शो का फाइनल ग्राफिक नॉवेल। ये स्टोरी है ज्वाला की, जो 18 साल की लड़की है जो सुबह अपना इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करती है और शाम में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए डिलीवरी एजेंट का काम करती है। वो अपनी नेटवर्किंग स्किल्स, अपने दोस्तों के खाना बनाने के कौशल और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए लोगों की मदद से चलिए देखते हैं हमारी ग्राफिक नॉवेल, वरना मैं सब इधर ही बता दूंगी। अवसरों की एक स्ट्रीट कार्ट। क्या आप जानते हैं कि असल उद्यमी कौन है? आइए आज हम आपको 18 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा ज्वाला की कहानी के माध्यम से उनके बारे में बताने जा रहे हैं। ज्वाला पटना में कम खर्च वाले एक कमरे के अपार्टमेंट में रहती है। वह सुबह में अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है और कॉलेज का रेंट देने के लिए एक डिलीवरी व्यक्ति के रूप में मूनलाइट्स करके अलग से पैसे कमाती है। फूडी होने के नाते उसकी विचित्रता ने उसे मशहूर कर दिया, किसी ऐसे कारणों के लिए जिसे पारंपरिक नहीं माना जा सकता। निधि, उसकी फ्लैटमेट, और भानु, उसकी पड़ोसी, उसकी असाधारण सूंघने वाली शक्तियों को जानती थी, जिसकी मदद से वो एक बार में डिश के सभी सामग्रियों को जानने में मदद कर पाती थी। वाह ज्वाला, उसके दोस्त कुछ अच्छा करेंगे, तुम एक सुपर हीरो हो। इसी बीच उसकी चाची और कुछ महिलाओं को इस बात पर यकीन नहीं होता है कि इस उम्र की लड़की खाना बनाना नहीं जानती, वह शादी कैसे करेगी। बड़ी आंख करके एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ज्वाला ने हमेशा अपने दोस्तों से कहा है कि इस भीड़ में एक साथ सब कुछ करने के लिए वर्तमान ही केवल एक चीज है जो मायने रखती है, ना कि अतीत या भविष्य जो वास्तविक नहीं है। वह अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पा रही थी। अपनी साइकिल पर शहर, कॉलेज, काम और अपने दोस्तों के चक्कर लगाते हुए बीच में वह मुश्किल से पूरे दिन पानी पी पाती है। जब भी कभी वो खाना खाती थी तो वह केवल जंक फूड होता था। आप एक दिन में बहुत अधिक जंक फूड खाकर बीमार पड़ जाएंगी, फल विक्रेता ने ज्वाला को चेतावनी दिया। वह अपने कंधों को हिलाते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, मेरे पास समय नहीं है। फल विक्रेता अपने कंधे को सिकोड़ कर कहता है, ये आपके लिए सही नहीं होगा, जब भी आप बीमार पड़े तो आप हमेशा एक सेब खा सकती हैं। आखिरकार एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई और उसके डॉक्टर ने उसे स्वस्थ भोजन खाना शुरू करने के लिए कहा। उसे केवल फल खरीदने और खाने के लिए दबाव बनाया गया, क्योंकि कोई भी सही जगह नहीं थी जहां से वह भोजन खरीद सके जो कि उचित भी है। जल्द ही ज्वाला ने देखा कि वह एक अकेली नहीं है जो इस समस्या का सामना कर रही थी। मेरे जैसे कई लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। अच्छे, स्वस्थ और सस्ते भोजन की उपलब्धता के लिए। अरे एक मिनट रुकिए,
यह एक अच्छा व्यवसाय है शुरू करने के लिए। बिना समय बर्बाद करते हुए ज्वाला ने तुरंत अपने मजबूत नेटवर्क के दोस्तों और कार्य सहयोगियों को जोड़ा ताकि उसे व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिल सके। उसने कुछ दोस्तों को भोजन पकाने के लिए, दूसरों को उसकी खरीद में मदद करने के लिए और स्ट्रीट कार्ट को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित किया और फिर विपणन और व्यवसाय के अन्य पहलुओं में मदद करने के लिए लोगों को जोड़ा। सभी चुनौतियों और बाधाओं पर काबू पाने के बाद उसने आखिरकार अपनी स्ट्रीट कार्ट की स्थापना की, जिसकी एक आखिरी झटके के साथ पूरे शहर में उत्साह की लहर फैल गई, जिसमें लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी जो ज्वाला से अपने स्वस्थ पसंदीदा भोजन पाने के लिए इंतजार कर रहे थे, जो स्ट्रीट कार्ट उसके नाम पर ही था और उसे स्थापित करने के लिए बहुत अधिक निवेश और बहुत अधिक अनुमतियों की आवश्यकता नहीं है। ठेला गाड़ी उद्यमी होना वास्तव में असल उद्यमी है। ये उसने युवा लड़कियों को एक स्कूल में बताया, जहां उसे उन्हें प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। फिर जैसा कि कड़ी मेहनत हमेशा कारगर होती है, कुछ ही समय में ऐसा अवसर आया जब निवेशकों के एक समूह ने उसे अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया, हमें लगता है कि आपका व्यवसाय एक गेम चेंजर है, क्योंकि आपको पता है कि लोग क्या चाहते हैं और यह भी कि आप एक महिला हैं। इसने ज्वाला को देश भर में अपने व्यापार के विचार और कौशल को ले जाने, सैकड़ों युवाओं को रोजगार देने, एक स्थायी वितरण और पैकेजिंग सेवा में विविधता लाने में सक्षम बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपको अपने जीवन के किसी भी समय जीवन को अच्छे क्षणों में बदलने का अवसर मिल सकता है। आपको तो बस अवसर को पहचानने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। ये देखिए, ये तरीका है, मजा आया, बढ़िया चीज, बहुत खूब। ज्वाला की ये कहानी और कैसे ज्वाला ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा देने वाला एग्जाम्पल तो है। ज्वाला, हमने आपकी काबिलियत को माना। अब मुझे भूख लग रही है, कोई मुझे भी खिला दे खाना। भूखड़, तुम्हारी शायरी का भूत अभी उतरा नहीं लग रहा। वैसे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, ये कि ज्वाला एक तो सबको फ्रेश खाना खिला रही है, ताजा बिल्कुल। दूसरा कि ज्वाला फ्रेश खाना खिला तो रही, लेकिन कहीं पर अपने ठेले पे प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस बात के लिए ज्वाला को हमारी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट। केतन, अब वक्त आ गया यार। किस चीज का? लेकिन हमारे एपिसोड खत्म होने का। अरे लेकिन हमारा कोई एपिसोड खत्म ही नहीं हो सकता जब तक हम लोग वो ना करें। सवालों के सिलसिले का। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, जवाब दो और इनाम जीतो। तो पहला फाइनल क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे शो के काउंटडाउन का सबसे पहला संदेश क्या है? दूसरा फाइनल क्वेश्चन, आपके उद्यम में सभी को शामिल करने का क्या मतलब है? आज की पहली कहानी में युवा उद्यमी क्या व्यवसाय शुरू करती हैं? क्या वो नई खोज करके कुछ नया बनाती हैं या अपने आसपास के मौजूदा साधनों से कुछ नए सिरे से करती हैं या किसी पुरानी चीज को सुधारती हैं? आज के शो में उद्यमों के बारे में क्या अति आवश्यक सवाल पूछा गया है। मैं आपको क्लू दे रहा हूं, ग्रामीण, शहरी, याद आया? सबसे परम शहरी उद्यमी कौन है? वो क्या चीज है जो स्ट्रीट कार्ट यानी ठेले पर लगाए उद्यम को और उद्यमों से अलग करती है और जिसके कारण स्ट्रीट कार्ट उद्यम यानी कि ठेले वाला जो उद्यम होता है वो सफल भी होता है?
क्या सभी अच्छी चीजें समाप्त हो जाती हैं? क्या आप इस सीरीज को देखने के बाद इंटर्नशिप करेंगे जिससे आप उद्यमी बनने का कौशल सीखेंगे? और फाइनली आपका फाइनल आखिरी सवाल, आपका बड़ा आइडिया क्या है? आपका बड़ा आइडिया क्या है? जैसा कि हम कहते आ रहे हैं हर एपिसोड में शुरू से कि आप अपने जवाब हमें दे सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर। अगर फोन नहीं करना तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है यस ऐप। आप अपने जवाब वहां दीजिए। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। अब हमारा वक्त आ गया है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि हमने एक साथ इन एपिसोड्स में कितना कुछ सीखा, कितनी कहानियों से सीखा, और सच्ची कहानियां, रियल लाइफ स्टोरीज। आप बदल गए और हम बदल गए इन सब से इंस्पिरेशन लेते लेते। और हमने ये भी सीखा कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। बस उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, लगन, मेहनत, सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और हिम्मत, ये सब कुछ लगाना पड़ेगा। जी हाँ, हमने शुरू किया था डूइंग इट योरसेल्फ और आज खत्म किया है लेट विमेन लीड पर। एंड जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि कोई चीज शुरू करने का ना समय नहीं होता। वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, जब सोचो तब शुरुआत। तो आप भी अपना पहला कदम बढ़ाइए एक नई और बेहतर शुरुआत की ओर। बिल्कुल सही। उठो और दोस्तों बस अब आगे बढ़ो। हमारे देश को अपनी ज़रूरत है, आपके आइडियाज़ की ज़रूरत है, जो हमें भेजना बिल्कुल ना भूले। और आप जब भी अपने नए आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें, अपने नए एंटरप्राइज को शुरू करें, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम सीजन 2 में आपकी कहानी को ज़रूर फीचर करेंगे। सो तेरा आपसे फिर मिलेंगे जल्द। होंगी कुछ और नई कहानियां, नए स्किल्स, नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। और अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूँ काव्या सिदानी, आपकी काउंसलर और खुशियों की डॉक्टर, और बड़े भारी दिल से आपको आज कह रही हूँ बाय बाय। लेकिन आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दिमाग चलाते रहिए, और हाँ, नए उद्यमों में व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से भी नमस्कार है। मैं हूँ केतन सिंह और आप लोगों से अब इजाजत लेता हूँ। केतन, एक लास्ट शायरी तो बनती है। वो तो मैं ऑन द स्पॉट बनाता हूँ ना, मेरा अलग अलग लेवल स्वैग है मेरा। बोलो इरशाद। इरशाद। अर्ज क्या है मुलादा फरमाए, फिर मुलाकात जरूरी है, फिर मुलाकात जरूरी है, वरना हर बात अधूरी है। ये हुई ना बात। ओके, डन, कट। कट कट खुद ही चल के कट करना पड़ेगा। जय, पहले आप उतरी वरना मैं गिर जाऊंगी। हम लोग ने ये माइक क्यों यूज नहीं किया? पता नहीं।